नमस्ते। मैं साहिल गोयल एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूँ कुछ गंभीर विषयों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, आज की तारीख 30 नवंबर 2021 है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। हमारे देश के बहुत से युवा तो यह भी नहीं जानते हैं कि यह तारीख किस लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग जानते हैं यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि 30 नवंबर 1967 को भाई राजीव दीक्षित का जन्म हुआ था और 30 नवंबर 2010 को वो इस संसार को छोड़कर चले गए। किन परिस्थितियों में गए और क्या हुआ उनके साथ, यह तो बहुत ही दुखद और चिंता का विषय है। आज के दिन उनकी जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। यह राष्ट्रीय सत्य दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सत्य के लिए कहीं पे भी झुके नहीं, कहीं भी उन्होंने समझौता नहीं किया अपनी कुछ बात कहने से, और वो बिना किसी डर के निडर होकर लड़ते रहे। स्वदेशी के मजबूत प्रवक्ता, जिन्होंने हर प्रकार के षड्यंत्रों का खुलासा किया और हमारे देश का युवा जो भटका हुआ था उसका नेतृत्व किया। जो विदेशी षड्यंत्र चल रहे थे और जिस प्रकार से पूरे तंत्र ने भारत को गुलाम बना रखा था, उसके बारे में उन्होंने बार बार पुरजोर तरीके से उसका मुखालफत की और उसके षड्यंत्रों को खोलते रहे। उन्होंने हमें बताया कि एलोपैथी में किस प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं और वापस हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को एकजुट कर वापस हमारी वैदिक संस्कृति की तरफ लेकर गए, जिसके माध्यम से आयुर्वेद का दर्शन करवाया, अष्टांग हृदय का दर्शन करवाया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारी प्रकृति में हर प्रकार की बीमारी के इलाज मौजूद हैं, जो कि कुछ विदेशी कंपनियों द्वारा दबाया जाता है समय समय पर, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां, ये जो विदेशी तंत्र हैं, ये हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है उसको सदैव दबाने की कोशिश करते रहते हैं और हमारे राष्ट्र को सदैव इन्होंने कमज़ोर किया। इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे राज छुपे हुए थे इन फार्मा कंपनियों के षड्यंत्रों में, जिनका राजीव भाई ने पूरी बेबाकता से और पूरे हौसले के साथ आक्रमण किया उनके ऊपर, ऐसे राज का खुलासा किया जो राज छुपाए जा रहे थे। तो भाई राजीव दीक्षित को याद करते हुए और उनको नमन करते हुए कुछ पॉइंट्स मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज के दिन हमें ज़रूरत है कुछ चीज़ों को गहराई से जानने की और समझने की, जैसे कि क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए और क्या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, किस प्रकार से हमारी चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए और किस प्रकार से विदेशी तंत्र से हमें छुटकारा पाना है। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूँगा कि मनुष्य जो होता है वो देसी अच्छा है, ना कि विदेशी बाबू। तो देसी मनुष्य अच्छा है, जो देसी हमारी स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली से जुड़ा होगा वही अच्छा होता है।
ना कि विदेशी। उसी प्रकार जो वस्त्र हैं वो भी हमारे स्वदेशी वस्त्र जो हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि वो यहाँ के वातावरण और आसपास के पर्यावरण के अनुकूल हैं। वो हमें हमारे शरीर को लाभ करते हैं, ना कि हानि। वहीं दूसरी तरफ जो विदेशी वस्त्र हैं वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है। जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके उन वस्त्रों को बनाया जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे शरीर को कुछ फ़ायदा करें, जबकि वो नुकसान करते हैं। दूसरी चीज़ जो कि है गऊ, गाय, यह हमें देसी रखनी चाहिए, ना कि विदेशी। जैसी कुछ विदेशी नस्लें हैं जैसे कि जर्सी गायें, उसकी जगह हमें अपनी देसी नस्लों को रखना चाहिए और उन्हीं के द्वारा जो है दूध निकाला हुआ उसका इस्तेमाल करना चाहिए। देसी नस्लों में बहुत सी नस्लें हैं हमारे आसपास जो पुरानी पाई जाती हैं, जैसे कि साहिवाल, राठी व अन्य नस्ल। आप सभी जानते ही हैं कि गऊ के दूध का और घृत का क्या इस्तेमाल किया जाता है और वो किस प्रकार से सभी प्रकार की व्याधियों में, बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो बात मैं आपसे साझा करना चाहूँगा वो है देसी बीज हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि जीएमओ सीड। क्योंकि ये जीएमओ सीड जो कि कंपनियों द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है उसको पेटेंट किया जाता है और इन कंपनियों के कुछ अपने निजी स्वार्थ होते हैं, जिसको आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत कुछ इसके माध्यम से किया जाता है कंट्रोल करने के लिए। हमारी ज़मीनों को कुछ नुकसान भी होते हैं इनके द्वारा। देसी बीज जो है वो किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं करता है और वह बीज जो है हर प्रकार से फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वह पौधा जो है वो आगे जो बीज बनाता है उसी पौधे से बीज तैयार हो जाते हैं और उन बीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं निरंतर तौर पे। क्योंकि आज के दिन बहुत से ऐसे पौधे और पेड़ आ गए हैं जो कि तैयार किए जाते हैं और बाद में जो उनमें क्योंकि बीज नहीं होते, तो बीज ना होने के कारण से या सीडलेस जिसको कहा जाता है उस कारण से आप ना तो उस पौधे को बाद में लगा सकते हैं और सीड ना होने के भी बहुत से नुकसान हैं। आज जो समाज बहुत सी व्याधियों से गुज़र रहा है, जिसमें एक है कि लोगों को बांझपन का शिकार होना या फिर शुक्राणुओं की कमी होना। इसको अगर आप गहराई से सोचेंगे तो यह प्रकृति से जब हम विपरीत कुछ करते हैं तभी इस तरह की परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। एक जाहिर है कि मनुष्य को जब ये बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर वो सीडलेस चीज़ों का इस्तेमाल करेगा तो उन चीज़ों से, उन फलों से ही हमारा जो सूक्ष्म शरीर है बनता है, उसी से हमारा स्थूल शरीर बनता है। तो जिस चीज़ में बीज नहीं होंगे और अगर उनका वो सेवन करेगा तो वो उनके शरीर में कुछ दिक्कत और व्याधियाँ पैदा करेगा। ये बहुत गहरा विषय है, इस पे बहुत शोध की भी आवश्यकता है और ऐसे कुछ शोध किए भी गए हैं। तो जीएमओ सीड से बचिए और देसी बीज का प्रचार और इस्तेमाल कीजिए। चौथा जो पॉइंट है मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो है स्वदेशी चिकित्सा। हमारे राष्ट्र में, हमारे ग्रंथों में जो लिखा है, हमारे वेदों में जो लिखा है, वह हमारी स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली जैसे कि आयुर्वेद और कई विस्तार में जो ऐसे चीज़ें लिखी गई जैसे कि अष्टांग हृदय या चरक संहिता,
उन सब में इतने विस्तार में ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि किस प्रकार से आप स्वदेशी अपने पर्यावरण की चीज़ों का इस्तेमाल करके आप कैसे अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। हमें विदेशी तंत्र से बचने के लिए स्वदेशी चिकित्सा की तरफ मुड़ना होगा। ऐसी विदेशी तंत्र जो कि कुछ दवाइयों के नाम पे आपके शरीर को बीमार भी कर रहा है, उनके ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको बताए नहीं जाते हैं, लेकिन क्योंकि इन कंपनियों का जो स्वार्थ है, उस स्वार्थ को लेकर वो आपको जिस प्रकार से प्रचार करती हैं, कुछ आपको बताती नहीं है कि भी क्या है इस तंत्र में और किस लिए क्या दवाई आपको दी जा रही है और उस दवाई के क्या परिणाम होंगे। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो दवाइयाँ दी जाती हैं और 15-15, 20-20 साल तक वो दवाई लोग खाते हैं और उसके बाद इस तरह की जो हैं शोध सामने आते हैं कि इससे तो कैंसर हो रहा था या अन्य प्रकार की इससे कुछ बीमारियां पैदा हो रही थी। ये सब चीज़ें बहुत सी कंपनीज पहले जानती हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंचाई जाती ये सब बातें, क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ छुपा हुआ है। तो स्वदेशी चिकित्सा तंत्र को अपनाइए, जैसे कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, इनको आप अपनाइए और विदेशी जो फार्मा वाला आपका चिकित्सा तंत्र है उससे छुटकारा पाइए, क्योंकि फार्मा सिस्टम में तो बहुत सी बीमारियों का इलाज ही नहीं है। वो तो कहते हैं ये ला इलाज है और लोग जो हैं ता ज़िंदगी वो सब दवाइयाँ खाते रहते हैं और उनको जो तंत्र में डॉक्टर्स कहते हैं और वो गुलामी करके उस तंत्र में वो सब दवाइयाँ खाते रहते हैं निरंतर तौर पे 10-10, 20-20 साल, क्योंकि वो कहते हैं कि ये इलाज, इस बीमारी का कोई इलाज तो है नहीं, लेकिन आप जो ये फार्मा कंपनियों की दवाइयाँ हैं इसको खाते रहिए। ये फार्मा कंपनियों की दवाइयाँ जो हैं एपीआई इसमें डलता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एपीआई जो है पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट होता है। तो पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज होती हैं या आपका क्रूड ऑयल जो निकलता है उसी से कुछ प्रकार के केमिकल्स से जो ये बनाया जाता है आपका एपीआई, वो आपकी फार्मास्यूटिकल गोलियों का एक मूल चीज़ होती है जिससे वो बनाया जाता है, बनाई जाती हैं। पांचवा विषय जो मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा कि हमें बहुत सी सफ़ेद चीज़ों से सतर्क रहना है। जैसे कि पहला है सफ़ेद चावल। तो आप सफ़ेद चावल से बचिए, इसके बहुत से नुकसान हैं। जब हम चावल के छिलके को उतारते हैं उसके बाद जो चावल निकलता है वो थोड़ा हल्का भूरे रंग का होता है और उस पे क्योंकि ब्रैन की एक परत होती है जो कि आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, जिससे उसको बहुत मदद मिलती है और उसको पाचन करने में वो एक बैलेंस्ड होता है। जितना हम नेचर में रॉ चीज़ों की तरफ जाएंगे उतना ही हमारा शरीर अच्छा चलेगा, जितनी हम चीज़ को रिफ़ाइन करते चले जाएंगे उतना ही वो ख़राब करेगी। तो वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस का इस्तेमाल कीजिए। इसी प्रकार दूसरी है वाइट शुगर, जो चीनी मिलों द्वारा चीनी बनाई जाती है और गन्ने का इस्तेमाल करके वो एक तरफ तो चीनी बनाते हैं और दूसरी तरफ वो चीनी से जो बनने के बाद जो चीज़ बचती है उसी से वो लोग शराब बनाते हैं। तो ये पूरा तंत्र है जिस तंत्र के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उनको ये चीनी परोस दी जाती है, जबकि हमारी जो खान पान की प्रक्रिया थी हजारों सालों से, लाखों सालों से, उसमें कहीं भी इस प्रकार से शुगर, चीनी जो होती है सफ़ेद, वो कभी भी इस्तेमाल नहीं की जाती थी। वहीं उसकी जगह शक्कर और खांड का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि प्योर होती है और बहुत ही कम रिफाइंड होती है और किसी केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। क्योंकि चीनी में बहुत से ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो उसको सफ़ेद करने के लिए, उसको चमकाने के लिए वो किए जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं कि वो चमक तो रहा है बाहर से, लेकिन आपके शरीर को वो किस प्रकार से नुकसान करता है। यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। आप जल्द से जल्द चीनी की जगह शक्कर या खांड का इस्तेमाल शुरू कीजिए।
तीसरा विषय जो है इसी चीज़ में सफ़ेद चीज़ छोड़ने के लिए, वो है सफ़ेद आयोडाइज्ड सॉल्ट। सफ़ेद नमक जो हमें आयोडाइज्ड कहकर दिया जाता है कि यह हमारे को मदद करेगा और आयोडीन की कमी होती है, इस प्रकार के कुछ भ्रम फैला दिए गए या कुछ इस तरह की बातें कही गई कि सभी की शरीर के अंदर आयोडीन की कमी होती है। ऐसा तो बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से ये सब चीज़ें फैलाई गई, आपको सेंधा नमक या फिर रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं, आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें और भी कई तरीके के सूक्ष्म जो हैं चीज़ें होती हैं जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। बहुत से ऐसे मिनरल्स और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इस नमक में होते हैं। रॉक सॉल्ट जिसको सेंधा नमक कहा जाता है या लाहौरी नमक कहा जाता है, इस प्रकार के जो नमक होते हैं जो कि प्रोसेस्ड नहीं होते, आपको वो इस्तेमाल करने चाहिए। वो आपके शरीर में सूक्ष्म स्तर पे जो भी चीज़ें हैं उनको पूर्ति करते हैं। जी। चौथा है इसमें कि सफ़ेद चीज़ क्या छोड़नी चाहिए, वह है कि आपको सफ़ेद आटे से बचना चाहिए। बारीक सफ़ेद आटे से बच के आपको मोटा पिसा आटा इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे वो आटा किसी भी चीज़ का हो, जितना आप उसको ज़्यादा रिफ़ाइन कर देंगे उतना ही वो आपके पाचन तंत्र को ख़राब करेगा। आपके पाचन तंत्र में जाके वो चिपक जाएगा और चिपकने के बाद वो नहीं छूटेगा अंदर से। तो आपकी जो आंतें हैं, जो आपके शरीर की एक प्रकार से जड़ें होती हैं, जहाँ से आपका शरीर सब चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करता है, वो धीरे धीरे ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। और ज़ाहिर है कि एक पौधे की जब जड़ें ही ख़राब हो जाएंगी तो वो पौधा ऊपर से तो अच्छा हो नहीं सकता। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो मोटा पिसा आटा इस्तेमाल कीजिए। जब जड़ें आपके पौधे की ठीक होंगी तभी पौधा सुंदर होगा। उसी प्रकार से जब आपके शरीर की जड़ें सही होंगी तभी आपका शरीर जो है अच्छा होगा। यही कुछ विषय थे मैं आपसे साझा करना चाहता था। और भाई राजीव दीक्षित ने तो जो किया आप सब जानते ही हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो जल्द से जल्द आप यूट्यूब पे या दूसरे किसी माध्यम से भाई राजीव दीक्षित की बात बताई गई बातों से जुड़िए और उनको फॉलो कीजिए। जिस प्रकार उनको मारा गया वो बहुत ही दुखद था। एक और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा और इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, वह यह है कि आज हमें फैमिली फार्मर की ज़रूरत है, ना कि फैमिली डॉक्टर की। अगर आपके पास फैमिली फार्मर होगा तो आपको फैमिली डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए अगर आप खुद कर सकते हैं खेती तो खुद कीजिए। अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करके कुछ एक या दो फ्लैट ले रहे हैं तो 1 या 2 एकड़ आपको ज़मीन लेनी चाहिए, खुद की खेती करनी चाहिए। और ताकि आप जब खेती से जुड़ेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि आपने वो केमिकल्स और ऐसी चीज़ें नहीं डालनी हैं जो कि घूम फिर के आप ही के भोजन में जाती हैं और आपको नुकसान करती हैं। अगर कोशिश करें तो आप खुद खरीदिए और खुद खेती कीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप लोग किसानों से जुड़िए। ऐसा कीजिए कि कुछ लोग मिल के सोसाइटी में आप लोग किसानों से जुड़िए और उनसे बात कीजिए कि हमें जो है बिना पेस्टिसाइड और बिना स्प्रे का जैविक तरीके से बनाया गया जो फल और सब्जियां हैं वो आपको दें और उनसे जुड़िए। जब आपका खान पान ठीक होगा और आप जब प्रकृति से जुड़ जाएंगे तो आपको किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यही मैं कहना चाहता था। आप सभी को नमस्ते। वंदे मातरम।